हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रयोग कोचिंग की लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बहुत ही अच्छा सा चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये दिखने में भले ही बहुत छोटा या इतने से बोर्ड में आ गया हो, मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट इसका है वो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ, है ना। और आज मैं जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो वेंटिलेटर से रिलेटेड है, जो आपके लिए एक अछूता टॉपिक कहा जा सकता है। अछूता का मतलब आपने कभी इसको टच नहीं किया। इनफैक्ट उन बच्चों ने भी जिन्होंने कभी हॉस्पिटल में काम भी किया है, तो उन्होंने भी उसको कभी या तो समझने की कोशिश नहीं की है या वो कभी समझ नहीं पाए, ये मुझे मालूम है। फिर भी हम ऐसे टॉपिक को छू रहे हैं, ना सिर्फ छू रहे हैं बल्कि बहुत करीब से और डिटेल में जाके समझ रहे हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या जरूरत है ऐसे टॉपिक को समझने की जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जो पता है कि बहुत मुश्किल से समझ में आएगा, जिसको लोग रट्टा मारने की कोशिश बहुत करते हैं? क्यों हम उसको समझना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं, लगातार सवाल आ रहे हैं, बार बार सवाल आ रहे हैं, मल्टीपल सवाल आ रहे हैं, एक सवाल नहीं आ रहा। वेंटिलेटर के मोड में से सवाल आते हैं, वेंटिलेटर के अलार्म में से सवाल आते हैं, वेंटिलेटर के टाइप्स, किस पेशेंट में किस तरह का वेंटिलेशन जरूरी होगा, प्रायोरिटी होगी, इस पर सवाल, एंडोट्रेकियल ट्यूब पर सवाल, लेरिंगोस्कोप पर सवाल, सक्शनिंग पर सवाल। तो एक टॉपिक ऐसा है जिसमें इतने सारे सवाल हैं कि आप इन सवालों से बच नहीं सकते, इनके बिना सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं और इनको रट भी नहीं सकते। क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार आपको याद दिलाया करूंगा कि सेलेक्ट होने वाले बच्चे कोई अलग कोर्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो उसी कोर्स को अलग तरीके से पढ़ते हैं। बस यही डिफरेंस है। सेम सिलेबस है, सेम किताबें जो बाजार में मिल रही हैं वो ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, मगर उनका बस वो पढ़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। और वही डिफरेंस एग्जाम में दिखाई देता है। जो हजारों की भीड़ में जो रट रहे हैं ना कि साहब ये क्वेश्चन रट लिया, इसको इसको रट लेना, ये पूछा गया है पहले, ये पूछा जाएगा, वो इसलिए वहां जाकर के बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो नए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। तोतों की तरह, मतलब अफसोस की बात है कि साइंस को हिस्ट्री की तरह पढ़ाया जा रहा है, साइंस को ज्योग्राफी की तरह पढ़ाया जा रहा है, और जय जयकार हो रही है। जय जयकार से मुझे कोई जलन नहीं है, मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि उससे आपका नुकसान हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपसे मेरा मतलब है वो लोग जो शायद इस वीडियो को अभी देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो देख रहे हैं उनको तो शायद ये चीज कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है कि यार जो सिलेबस है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बहुत अलग है, और हम जो थ्योरी रट रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। दिल्ली एम्स में देख चुके हैं, कंबाइंड एम्स में देख चुके हैं, पिछले साल नॉरसेट में भी देख चुके हैं, दिल्ली ऋषिकेश एम्स में देख चुके हैं, बीएचयू में देख चुके हैं, जीएमसीएच में देख चुके हैं। जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में सब में हम ये देख चुके हैं कि जो हम पढ़ते हैं, कोचिंग वाले जो दावा करते हैं कि साहब ये पढ़ के जाओ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब उसके बाहर रहता। 20-30% तो बेसिक क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो हर वो बच्चा कर देगा जो एग्जाम में बैठ रहा है। तो वो क्या चीजें हैं जो सेलेक्ट होने वाले कर रहे हैं, वो चीजें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बच्चों इसको समझ लो। ये जो एक चार्ट ये जो बना हुआ है ना, ये जो ग्राफ कह सकते हो इसको, या ये जो फ्लो चार्ट बोलते हैं असल में इसको, इस फ्लो चार्ट में 100 सवाल, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 100 के 120 हो सकते हैं लेकिन 80 नहीं हो सकते। 100 सवाल आपके बनते हैं। आप उन 100 सवालों को भी अगर रटने की कोशिश कर लो कि नहीं साहब आप 100 बोलो, हम 100 रट लेंगे, तब भी 101वां सवाल नया बन जाएगा, क्योंकि ये एमएसएन और फंडामेंटल ऐसी ही होती हैं। पेशेंट की प्रोफाइल, पेशेंट का प्रेजेंटेशन, पेशेंट की कंडीशन देख करके यू हैव टू डिसाइड स्पॉन्टेनियसली। आपको जो सवाल में पूछा जा रहा है
उसको पढ़ करके आपको उसी वक्त तय करना है कि इस मरीज के लिए इस सवाल का सही जवाब प्रायोरिटी के आधार पर क्या होगा। याद रखना। तो मैं एक बार याद दिला रहा हूं कि रटना नहीं है, रट करके काम नहीं चलने वाला है, और समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझते हो, एक टॉपिक में कम से कम 10 सवाल मिलेंगे, आप समझ गए हो उस टॉपिक को तो 20वां सवाल भी कर दोगे, 21वां सवाल भी कर दोगे। लेकिन अगर आपने केवल कुछ सवाल रट करके आपको लगता है कि आप नॉर्सेट में सेलेक्ट होने वाले हो, तो गलतफहमी दूर कर लो। अब एक तो थोड़ा सा सीजन ऐसा चल रहा है बच्चों, सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज ये जो वेदर चेंज वाला टाइम होता है ना, अभी वाला जो टाइम है स्पेशली, ये वायरल डिजीज का टाइम है। इस समय पर वायरल डिजीज है, वायरल का मतलब सिर्फ ये कोरोना नहीं होता है, वायरल का मतलब और भी वायरल डिजीज जो पहले भी हुआ करती थी, हमेशा से थी, कॉमन डिजीजेज हैं। खाली जुकाम बुखार आता है, खांसी वगैरह हो जाती है। तो मेरे स्टाफ में कई लोगों को अभी थोड़ा सा 2-3 दिन से बीमार हैं, बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, इस तरह का चल रहा है। मेरे अपने मतलब रिलेशनशिप मतलब कजिन्स या कई लोग ऐसे हैं जो एक ही टाइम पर बीमार हो रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट की अभी बहुत ज़्यादा संख्या है जो वायरल डिजीज लेकर के अभी भर्ती हो रहे हैं। तो टेक केयर, थोड़ा सा पढ़ाई के समय ये चीज़ें बस ध्यान रख लिया करो। सोने का टाइम पूरा देना है, एडिक्वेट नींद बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड जितनी कर सकते हैं उतनी करना ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, खाना पीना कुछ बासी खाना या इस तरह का अभी अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा, थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के। और पढ़ने के लिए थोड़ा सा टेक्निक को चेंज करना है, अप्रोच को बदलना है, और वो आपकी रिजल्ट को बदल देगी। तो थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पॉजिटिवली सोचते रहना है। सोचते रहने का मतलब होता है कि हम अपने दिमाग को फीड करते हैं, फीड करना मतलब न्यूट्रिशन देना। जैसे हम शरीर को बादाम खिलाते हैं, दूध पीते हैं, है ना, प्रोटीन खाते हैं, फिर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा शरीर ज़्यादा बलशाली हो जाता है। वैसे ही हम अगर अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, हम अपने नर्वस सिस्टम को ये फीड देंगे कि साहब एवरीथिंग इज ऑल राइट, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाने देगा ऊपर वाला, उस पर अगर हम भरोसा रखते हैं तो आपको गारंटीड, आपका जो थॉट प्रोसेस एक बार शुरू हो जाता है ना, तो आपके अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। आप अभी इस चीज़ को आप फील करके देखो, अपने मन में ये फीलिंग लेके आओ कि यार दुनिया में सब कुछ इतना खराब चल रहा है, सबकी इतनी हालत खराब है, उधर अफगानिस्तान में तालिबान का झगड़ा चल रहा है, मौसम भी ऐसा चिपचिपा हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, एग्जाम की डेट का भी पता नहीं है, टाइम इतना कम बचा है, जो पढ़ते हैं वो क्वेश्चन होते नहीं है, जो पढ़ के जाते हैं उसमें से सवाल आते नहीं है, तो लगेगा कि साहब अब कुछ नहीं हो सकता है, बस बर्बाद हो गए। ये सब कहाँ चल रहा है? आपके दिमाग में। दुनिया तो वैसी की वैसी है ना, आपकी चारों तरफ देखो, दीवार, कमरा, मकान, टेबल, सब वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है। फिर भी आपके अंदर जो फील है, जो इमोशंस है, वो बदल रहे हैं। अब आप इसका उल्टा करके देखो, उल्टा क्या करना है? सब कुछ वैसा ही है, रियलिटी अभी भी नहीं बदली है, रियलिटी वही दीवारें, वही कमरा, वही टेबल, वही किताबें, सब कुछ वही है। लेकिन मन में क्या सोच रहे हो? यार ठीक है, एग्जाम की भी डेट नहीं आई है, तो अपने को एक मौका है कि साहब अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, अभी हमें जिस चीज पर फोकस करना है उसके बारे में हम सोचेंगे। अब तक मेरे सवाल गलत हो जाते थे, या अब तक ऐसा लगता था कि हर सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं था, तो अब हम उस चीज को बदलने की कोशिश करेंगे। अब हम ये सोचेंगे कि यार ऐसी क्या कमी रह रही है हमारी तैयारी में, जो एग्जाम में हमें बिल्कुल हवा नहीं लगती है, या ऐसे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अगर प्रैक्टिकल चीजों से सवाल आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल चीजें पढ़ेंगे। जो नोट्स 10 साल पुराने हैं उनको रटने से अगर काम नहीं चल रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कहीं ऐसा हमें कोई एक गाइडेंस मिले, या ऐसी सोर्स मिले नॉलेज का, जो हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयारी करवा सकता हो। तो जब आप ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलता है, ऊपर वाला आपको रास्ता भी दिखाता है। और अगर आप ये सोच लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो चल रहा है चलने दो, जो पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ते जाएंगे, किस्मत ने साथ दे दिया तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, तो आप मान के चलो कि आपको कुछ और ही देखना है। जब तक आप ठान नहीं लेते ना, आपका निशाना जो है, आपका फोकस अगर आपका मछली की आंख पर नहीं है, तो आप वो निशाना कभी लगा नहीं सकते। याद रख, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, लगभग हर एक चैनल पर हर कोई मोटिवेट करने की कोशिश करता है अपने अपने तरीकों से। कोई
किसी की कहानी जो बहुत फेमस कहानी है, या सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने एक मिसाल पेश करी है कि साहब इतने बुरे हालात से वो आगे बढ़ करके उसने ये सब किया। कोई अपनी कहानी बताता है कि साहब मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि मैंने इतना स्ट्रगल किया और ऐसे ऐसे हालातों में मैंने अभी सफलता पाई है। या किसी से भी आप मोटिवेट हो सकते हो। इवन जो अभी नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में जिसने देश को गोल्ड मेडल दिलाया, इतिहास बनाया है, फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स एथलीट में हमें गोल्ड मिला है, तो दैट कैन बी ए मोटिवेशन कि भैया वो भी एक किसान का बेटा है, फार्मर है, अंग्रेजी नहीं बोलता है, एंड ही इज प्राउड ऑफ हिज हिंदी, उसको हिंदी पे गर्व है। कई इंटरव्यू आप सोशल मीडिया से सब जुड़े हैं आज की तारीख में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखे होंगे वीडियोस कि साहब अंग्रेजी में पूछ रहा है कोई तो भैया हिंदी में पूछ ले, और वो तो हरियाणवी टच दे देता है जो जहां से भी वो बिलोंग करता है, लोकल लैंग्वेज। तो मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है। मोटिवेट होने के बाद का जो स्टेप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोटिवेट तो हो गए। मोटिवेट हो गए का मतलब यू आर रेडी टू एक्शन। लेकिन अब आप जब चलना शुरू कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि सिर्फ चलना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ चलने से आप जरूरी नहीं है कि उस जगह पर पहुंच जाओ जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन आप सही डायरेक्शन में अगर चल रहे हो तो आप उस जगह पर जरूर पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। केवल एक्टिविटी करना काफी नहीं है कि कुछ नहीं, बस कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी रट रहे हैं, जो पहले से करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। आपको अगर अपने मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना बच्चों, तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या कमी रह रही है जिसकी वजह से मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आइंस्टीन ने बहुत पहले बोल दिया था कि कोई बंदा अगर एक जैसा काम करके, एक जैसे प्रयास करने के बाद अगर डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करता है तो वही मूर्खता की परिभाषा है। उससे पूछा गया था कि आपके हिसाब से स्टूपिड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो उसने कहा कि एक जैसे प्रयास करके अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता की परिभाषा है। उसका मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, आपको अपने प्रयास बदलने होंगे, अपना दायरा बढ़ाना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी, साइंस को साइंस की तरह से पढ़ना होगा, समझने वाली चीज को समझना होगा, याद रखने वाली चीज को याद रखना आसान हो जाता है जब आप समझने वाली चीज को समझ लेते हैं। तो खाली चलने से कुछ नहीं होता है। चींटी जब एक डायरेक्शन में चलती है ना तो सारी चींटी सही जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर कोई गोल 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 चक्कर काटता है कैटरपिलर की तरह, तो वो कहीं पर नहीं पहुंच पाता है, वहीं घूमता रहता है। जबकि वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी, कोलू का बैल सबने सुना होगा ना। कोलू का बैल क्या होता है, एक ही चक्कर को घूमता रहता है, घूमता रहता है, पूरे दिन चलता है, दिन रात चलता है, बहुत मेहनत करता है, रिजल्ट क्या रहता है, जीरो। उस बैल के लिए मंजिल पर कहीं नहीं पहुंचा, जहां था वहीं खड़ा है। जिसने कोलू में लगा रखा है उसका तो हो सकता है वो गुड़ से या गन्ने से गुड़ बना लिया, या जो उसका पर्पस था वो सॉल्व हो गया, मगर उस बैल का कोई पर्पस सॉल्व नहीं है, उसने अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं की। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बट यू हैव टू रियलाइज कैसे हो रहा है। वही क्वेश्चंस जो पिछले 15 सालों से, 12 सालों से गाइड में भी दिए हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को रटा करके, माहौल बना करके, भीड़ दिखा करके आपको वही चीज बस रिवाइज कराई जा रही है, उसी को रटाया जा रहा है और आप जय जयकार कर रहे हैं। उसमें जो गलती किसी किताब में है, उसी गलती को ओपनली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फ्री एक्सेस में भी वही गलतियां कराई जा रही। इतने खुले में कोई गलती कैसे कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर ओपन सेशन में हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आप जो बोल रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। तो वो जो कोलू में बैल को लगा रखा है, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, उसी में उसका पर्पस तो सॉल्व हो रहा है, मगर आप अगर बैल बन करके गोल गोल घूमते रहेंगे तो बच्चों आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। नॉरसेट की अभी तक डेट नहीं आई है ना, लेकिन मान के चलो कि सितंबर के एंड में या उसके आसपास कोई ना कोई डेट आ जाएगी, और अब से लगभग 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि मिड अगस्त जो है वो निकल चुका है, 15 अगस्त निकल चुकी है। और 15 अगस्त आज़ादी दिवस पर अगर आपने गोल्डन पॉइंट से अभी तक आज़ादी नहीं पाई, अगर आप बुलेट्स में ही अभी तक उलझ के बैठे हैं, अभी आप रट्टा मारने पर भी अगर अटके हुए हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपने अभी तक अपनी तैयारी के लिए कोई आज़ादी नहीं पाई है। तो बहुत ही सिंपल सा मैसेज है,
सिर्फ एक्टिविटी काम नहीं करेगी, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होगा, आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हो या नहीं, इस बात से आपकी कामयाबी तय होगी, इस बात से तय होगा कि आप कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो मोटिवेट होना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद मोटिवेट करता हूँ जब मुझे मौका मिलता है, जब मुझे फील आता है अंदर से कि नहीं यार, बच्चों को कुछ बताना चाहिए, उनको कुछ थोड़ा सा प्रेरणा देने के लिए उनको कुछ बताना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मोटिवेट होने के बाद आप क्या कर रहे हो। मोटिवेट हो गए ऐसे थोड़ी कि सब दीवारों पर मुक्का मार रहे हो और तोड़ दो फोड़ दो बिकॉज आई एम मोटिवेटेड। नो, मोटिवेटेड का मतलब आपने अपने अंदर ये संकल्प ले लिया है कि मैं अब कामयाब होकर ही दम लूंगा। उस कामयाबी के लिए पहली सीढ़ी जो होगी वो ये होगी कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें, सही तरीके से मेहनत करें, जो आज के समय की जरूरत है उस तरह से पढ़ाई करें, जो इन दिनों पूछा जा रहा है या आगे पूछा जा सकता है उस तरह से तैयारी करें। जो पहले पूछ लिया गया है उतना काफी नहीं है, उन क्वेश्चंस को रट लेना काफी नहीं है, उन टॉपिक्स पर कमांड हासिल करना, मास्टरी कर लेना एकमात्र जरिया है, जो कि नर्सिंग वाले बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ में सिर्फ एक ही चीज कि सब क्वेश्चन आंसर रटा दो, गोल्डन पॉइंट्स बता दो, एमएसएन को रट लेंगे, फंडामेंटल को रट लेंगे। नहीं रट पाओगे बच्चों, कितना भी रट लो, अगर एम्स वालों के सवाल कर दो तो गारंटी है वो जानते हैं कि सारी दुनिया क्या कर रही है। 99% बच्चे क्या कर रहे हैं उनको मालूम है, और 99% सेलेक्ट नहीं होते हैं। जो 100 बैठते हैं उनमें से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, हजारों बैठते हैं उनमें से कुछ 100 सीट्स होती हैं जो फुलफिल कर पाते हैं, जो क्वालिफाई कर पाते हैं, जो सेलेक्ट हो पाते हैं। इसका मतलब कि वो भी जानते हैं कि जो रट रहे हैं उनके लिए 40% क्वेश्चन ये बनाएंगे जिनको कोई भी कर देगा। उनको भी पता है कि जिसने प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली है उसके लिए 30% क्वेश्चन रिजर्व्ड है, कि वही कर पाएगा जिसने चीजों को देख लिया है, चीजों को अच्छे से समझ लिया है, उसके आगे पीछे के भी उसको खबर है। जो केवल डायग्राम रट करके नहीं आया है वही उस सवाल को कर पाएगा। बाकी के 30% ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कर पाते हैं। आज मेरी एक बच्चे से बात हुई है, नर्सिंग स्टूडेंट, सुबह ही सुबह उसका फोन आ गया था। मुझे इतनी अच्छी वो उससे बात, उसी की वजह से मैंने आज ये सोचा कि मैं बाकी बच्चों को भी ये बातें बताऊं। उससे जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ है, जो डिस्कशन हुआ था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बच्चे के लिए भी बहुत थोड़ा सा मोटिवेटिंग था। उसने कहा कि सर मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग में क्लास नहीं ली, आज तक, मतलब उसकी तैयारी जिस लेवल की है वो मुझे पता है वो बहुत अच्छी रैंक लाने वाला है। मतलब सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं उससे फिजिकली मिला नहीं हूँ, सिर्फ फोन पे एक दो बार बात हुई, शायद आज दूसरी बार उससे मेरी बात हुई थी। फोन तो उसने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगा कि यार मैंने नर्सिंग में बहुत कम बच्चे ऐसे देखे हैं जो इतना अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, और तुम्हारी जो आवाज में जो कॉन्फिडेंस है उससे मुझे लगता है कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर उसने थोड़ी सी और बताना शुरू किया कि सर मैंने आज तक कभी किसी कोचिंग में पढ़ाई नहीं की है, और मैं पिछले एग्जाम में बहुत कम मार्जिन से रह गया, चूक गया था। तो मैंने कहा ये बहुत एक अचीवमेंट है कि आपने बिना कोचिंग के अगर इतना अच्छा स्कोर किया है, तो इतना आपने कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि फिर आपको मेरी कोचिंग के बारे में कैसे, तो उसने मुझे बोला कि सर मैंने जब आपके फ्री जो वीडियोस थे, जो ऐप पर आपका कंटेंट देखा, कंटेंट मतलब जो मटेरियल जो था, स्टडी मटेरियल, जो लेक्चर मेरे उसने सुने थे या उसमें जो चीज़ मैंने बताई या पढ़ाई थी, उसको देखने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि यार ये वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो शायद मुझे हेल्प कर दे या मेरी तैयारी को थोड़ा आगे ले जाए। उसकी खुद की तैयारी कितनी थी कि वो 20% या 20 नंबर से कुछ जो चूक गया था पिछले एग्जाम में, उसको वो जो गैप कवर करना है, गैप को भरना है, उसको रियलाइज हुआ कि मैं शायद उसको वो चीज़ें करा सकता हूँ जो उसको कहीं भी नहीं मिल रही हैं। तो मुझे मैंने कहा कि बेटा बहुत बढ़िया, और मैंने फिर उसको बताया कि और भी ऐसे बच्चे मेरे पास पहले जुड़े हैं, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने या तो सब जगह पर डेमो क्लासेस ले ली थी, या कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं मगर फिर भी उनको उन चीज़ों की कमी पूरी नहीं हो पा रही है जो अब एग्जाम में पूछी जा रही है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारी मेहनत में अगर कमी नहीं आई, तुमने जिस तरह से अभी कर रहे हो तैयारी और लगातार अगर वीडियोस को देखते जाओगे
तो तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आने से कोई रोक नहीं सकता है। उस बंदे ने आज तक अगर कोचिंग नहीं की है और अपने दम पर इतने अच्छा स्कोर उसने कर दिया, तो डेफिनेटली ही इज ए वेरी स्मार्ट वर्कर। मैंने हार्ड वर्कर नहीं बोला, स्मार्ट वर्कर। उसको मालूम है कि एग्जाम में जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से वो तैयारी कर रहा है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह तैयारी कर रहा है। आपको ऑब्जेक्टिव में लिस्ट नहीं रटनी की, ये चार्ट रट करके नहीं जाना। इस चार्ट में जितने पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। जब आपके सामने क्वेश्चन और उसके ऑप्शन होंगे, आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए हर एक ऑप्शन के बारे में आप बता सको कि ये बात सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, खत्म। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको लगे कि इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, या ये मुझे सुना सा लग रहा है, देखा सा लग रहा है, ये कहीं पढ़ा था, ये कभी मैंने फील आ रहा है कि इससे कि मैं जान पहचान है थोड़ी सी, इसको भगवान का नाम लेकर के तुक्का मार दिया, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओ। राइट? तो टॉपिक स्टार्ट कर देते, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। राइट?